तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पहले गैस एक्सचेंज पढ़ना है, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको पढ़ना है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि पहले ऑर्गन्स पढ़े, उनके फंक्शंस पढ़े, उसके बाद हमने पूरा सिस्टम जो था, जो भी इसका प्रोसीजर है वो सारा पढ़ा। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है कि पहले हमने उसके थोड़े से ऑर्गन्स देखने हैं कि सर्फेसिस कौन सी होती है, किस किस तरह से रेस्पिरेशन हो सकती है ह्यूमन बींग्स में भी और ऑर्गेनिजम्स में भी। और उसके बाद हम लोगों ने जो मेन हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आप लोग शुरू वाली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि गैस एक्सचेंज क्या होती है, कि हम हमारी ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, मतलब एनिमल्स नहीं, बल्कि प्लांट्स जो हैं वो भी इस चीज के लिए ये इनके लिए यूजफुल है कि उनके लिए अंदर गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने दो बातें बताई ना, कि हमारी जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, वैसे तो सारे प्रोसेसेस ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे और फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं जो एक एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनमें से दो बातें इन्होंने यहाँ पे गैस एक्सचेंज का जो टॉपिक है इसके अंदर उन्होंने कही कि दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनिमल्स को सॉल्व करनी पड़ती हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि उनको जो उन्होंने फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करना मस्ट है, कि डाइजेशन के बगैर, उसकी ब्रेक डाउन के बगैर उनका कोई चारा नहीं है ना, कि अगर आप फूड ले रहे हो और वो डाइजेस्ट नहीं हो रही और वो वैसे ही जा रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही। ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो ऑक्सीजन होती है जो हम लोगों ने इनटेक करनी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोगों ने एक्सक्रीट एक्सेल करनी होती है। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम था कि हम लोगों को गैस एक्सचेंज जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में जो गैस है, गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, उसको ह्यूमन बींग्स ने या अदर एनिमल्स जो है उन्होंने इनटेक करना होता है अपनी ब्रीदिंग के लिए। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम लोगों ने एक्सेल कर देना होता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था गैस एक्सचेंज का, जिसके जरिए से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, इवन के प्लांट्स भी हैं, वो ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो तीन रेस्पिरेटरी सर्फेसेस बताई हैं। हमने सिर्फ, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम हमने सिर्फ वर्टिब्रेट्स का पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ वर्टिब्रेट्स का पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट्स का हम लोग दरम्यान में छोड़ देंगे। ठीक है, हम इसका वैसे ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफाइड ऑर्गन्स नहीं होते, तो उनके अंदर ज्यादातर जो गैस एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं इसका इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि 5 मेन टाइप्स होती हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की, कि किस किस तरह से ऑर्गेनिजम्स शुरू से लेके एंड तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, वो इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं। ठीक है, तो इनके अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से सिस्टम्स यूज होते हैं, वो 5 उन्होंने यहाँ पे सिर्फ नेम उनको बता दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर थे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स थे, उनके अंदर जैसे कि प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटोजोआ जो थे, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, उनके अंदर क्योंकि स्पेसिफाइड ऑर्गन्स नहीं थे, एवोल्यूशन अभी नहीं हुई थी, तो उनके अंदर सिंपली डिफ्यूजन होती थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था उसके अंदर से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस अंदर आ जाती थी और फिर डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सेल हो जाती थी। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया ट्रैकिया। ट्रैकिया आप लोगों को पता है कि हम लोगों का विंड पाइप होता है, एक गैस एक्सचेंज उससे उसके थ्रू हो सकती है। फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं उसको, गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं, जो कि इंटेगमेंट बॉडी सरफेस के साथ होती है। हमारी जो बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, एक टाइप ये हो गई। फिर फोर्थ, गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स यूज करते हैं, ज्यादातर ये इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं जो कि अपने गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स को यूज करती हैं। और फिफ्थ है लंग्स, जो मल्टी सेलुलर ग्रोन अप स्पीशीज हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, बहुत सारे मैमल्स, ह्यूमन बींग्स भी, तो वो क्या करते हैं, लंग्स को यूज करते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो ये 5 उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बताई या सर्फेसेस बताई जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इनवर्टिब्रेट्स का बताया हुआ है, इसको हम लोगों ने फिलहाल नहीं करना।
वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना अब वो बहुत सारी चीजें बताएंगे, जैसे हम लोगों ने उसमें तो ऑर्गन्स पढ़े थे ना, तो इसमें हम ये सर्फेसेस पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, जैसे क्यूटेनियस एक्सचेंज है, बॉडी सरफेस के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, फिर गिल्स हैं, गिल्स हम लोगों ने पढ़ा कि फिशेस के अंदर होते हैं, और फिर लंग्स हैं। ठीक है, और ये सारा जब हम ये तीन बातें पढ़ लेंगे, इनकी सर्फेसेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना उन्होंने एक ये जो आपको नजर आ रहा होगा बोल्ड करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है बायोमोडल ब्रीदिंग। ठीक है, बायोमोडल ब्रीदिंग जो है ना, वो एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि बाय का मतलब होता है ना टू, ठीक है, और मॉडल का मतलब कि दो मीडियम है, दो मीडियम्स में होते हुए अगर वो रेस्पिरेशन हो रही है या ब्रीदिंग हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं बायोमोडल ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बायोमोडल ब्रीदिंग होती है ना, वो विद इन एयर और वाटर दोनों में हो सकती है, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपना गैस एक्सचेंज को एयर और वाटर दोनों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है बायोमोडल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, सेलेमेंडर्स, क्रैब्स, ये क्या लिखा हुआ है, बार्नकल्स, बायवाल्व मोलस्क एंड फिशेस, लंग फिशेस जो होती हैं उनके अंदर लंग्स भी होते हैं। तो वो क्या करती हैं, अपने गिल्स को वाटर के लिए यूज कर लेती हैं और लंग्स को एयर ब्रीदिंग के लिए। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ गिल्स यूज नहीं करती और सिर्फ लंग्स यूज नहीं करती, वो दोनों तरह से ब्रीदिंग करती हैं, वाटर के अंदर भी ब्रीदिंग करती हैं और एयर ब्रीदिंग भी करती हैं अपने लंग्स को यूज करते हुए। तो इसका मतलब ये बायोमोडल ब्रीदिंग कर ली है, दो मीडियम्स जो है, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। अमूमन तो हम ये देखते हैं ना कि फिशेस जो है उनके पास गिल्स हैं, और ह्यूमन बींग्स या मैमल्स जो है उनके पास लंग्स हैं, तो हम ये कह देते हैं कि मैमल्स अपने लंग्स यूज कर लेते हैं और फिशेस अपने गिल्स यूज कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी एक्सेप्शन बताई हुई है कि कुछ फिशेस और कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह के भी हैं कि वो दोनों चीजें यूज करते हैं। ठीक है, उनके पास दो मीडियम है, वो वाटर और जो होती है लैंड या फिर एयर, उसकी ब्रीदिंग दोनों तरह से कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ बोल्ड जो है वहां से पढ़ी हूँ, बायोमोडल ब्रीदिंग वाज एन इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन दैट मेड पॉसिबल द एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन बिटवीन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स का आप लोगों को पता है, जैसे एम्फीबियंस हैं, वो वाटर में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें भी रह सकते हैं, और उनमें कुछ इस तरह के मोड होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए उनको टेरेस्ट्रियल या फिर इक्वेटिक स्पेसिफाइड होता है ना, कि रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर चाहिए होता है, तो वो इक्वेटिक हैबिटेट्स में उतना टाइम गुजारते हैं और फिर उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो उसको डिवाइड कर लेते हैं कि इतना लाइफ टाइम उनको इक्वेटिक बॉडीज में गुजारना है और इतना लाइफ टाइम जो है उनको लैंड पे गुजारना है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ये एक अडेप्टेशन था, इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन था, कि अगर उनको दो मीडियम्स में रहना है तो फिर उनको इस चीज के लिए अडेप्ट भी करना पड़ा ना, कि उनको दोनों जगह पे रेस्पायरेशन और उनकी ब्रीदिंग जो है वो इजी हो सके। Fundamental changes in the structure and function of the respiratory organs accompanied the transition from water to air breathing. In air breathing terrestrial vertebrates, reptiles, birds, or mammals, lungs replaced gills. These vertebrate surfaces and transitions are now discussed. उसके बाद वो आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी सर्फेसेस में उन्होंने बायोमोडल ब्रीदिंग का मेन बताया हुआ था, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास गैस एक्सचेंज जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बन गए थे, तो उसके लिए उनको डिफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी थी। डिफ्यूजन सिर्फ इन वर्टिब्रेट्स में होती थी, या फिर यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ वगैरह थे उसमें। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के लिए हमारे पास तीन ही सर्फेसेस हैं, या तो क्यूटेनियस एक्सचेंज हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकती है जो कि हम करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू, या गिल्स हो सकते हैं, या फिर लंग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं सिर्फ जिनके जरिए से जो है गैस एक्सचेंज वर्टिब्रेट्स के अंदर हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्यूटेनियस एक्सचेंज पढ़ लेते हैं। क्यूटेनियस एक्सचेंज, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया कि ये जो बॉडी सरफेस होती है ना हमारी, वहां से गैस एक्सचेंज होती है।
हमारी जो स्किन होती है और बॉडी सरफेस जो होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एम्फीबियंस हैं, उनकी जो स्किन होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है इस चीज के लिए कि वो आराम से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अपनी बॉडी जो सरफेस है उससे गैस एक्सचेंज इस तरह से होती है कि ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड आ सकती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउटसाइड जा सकती है। Some vertebrates that have lungs or gills, such as some aquatic turtles, salamanders with lungs, snakes, fishes, and mammals, use cutaneous respiration or integumentary exchange to supplement gas exchange. However, cutaneous exchange is most highly developed in frogs, toads, lungless salamanders, and newts. ठीक है, अब यहाँ पे आगे वो एम्फीबियंस का बता रहे हैं कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है हैज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मेजर वर्टिब्रेट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इन फ्रॉग्स अ यूनिफॉर्म किपलरी नेटवर्क लाइज इन अ प्लेन डायरेक्टली बीनीथ द एपिडर्मिस. हमारी जो स्किन की एक लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ किपलरीज होती है. आप लोगों ने कभी अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ये जो हम लोगों ने जब पढ़ा था, अडेप्ट नहीं, आई गेस मैंने आप लोगों को नहीं फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाया था. अच्छा, जब हम अडेप्टेशंस करते हैं, जब जो टेम्परेचर होता है हमारा, समर होता है या कोल्ड होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो अडेप्टेशन होती है ना वो एक तो फिजिकल होती है ना, कि अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी है तो हम लोग जैकेट्स पहन लेंगे, ठीक है, हीट के करीब रहेंगे, शिवरिंग होने लग जाती है, उसके अंदर जो हीट की प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो हम लोग वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरह से हम अपना टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं. लेकिन जब गर्मियां होती हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी स्किन के करीब आ जाती हैं. ठीक है, ताकि वो इजीली हमारा जो हीट है उसको रिलीज कर सकें. ठीक है, हीट रिलीज हो जाएगी तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें एक कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारी स्किन के थ्रू हमारी हीट एक्सचेंज हो जाती है, हमारी हीट रिलीज हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क होता है. ठीक है, वो कैपिलरी नेटवर्क एक तो हीट को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, दूसरा ये कि वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो उसको गेन कर रहा है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर भी जा रही है. अच्छा, this vascular arrangement facilitates gas exchange between the capillary bed and the environment by both diffusion and convection. A slimy mucus layer that keeps amphibian skin moist and projects against injury aids in this gas exchange. एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी स्किन स्पेशलाइज्ड होती है इस चीज के लिए, कि कभी अगर आप लोगों के हाथ में फ्रॉग आया हो तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि वो थोड़ा वो होता है, स्लाइमी होता है, हाथ में ठीक से पकड़ा नहीं जाता. ठीक है, फिसलन होती है उसकी स्किन पे. तो इसका क्या मतलब होता है कि वो एक तो ऑब्वियसली वो जो स्किन उसकी इस तरह से डिजाइन की गई है वो उसको इंजरीज से बचाती है, और दूसरा ये कि वही जो मॉइस्ट स्किन होती है, म्यूकस लेयर जो होती है, वो उसकी गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है. Some amphibians about 25% of more of their oxygen by this exchange, and the lungless salamanders carry out all of their gas exchange through the skin and buccal pharyngeal region. यहाँ पे ज्यादातर आई थिंक एम्फीबियंस का उन्होंने बताया हुआ है कि वहां उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है. अच्छा, गिल्स जो हैं, गिल्स ऑब्वियसली फिशेस ज्यादातर यूज करती हैं, क्योंकि गिल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. ये मैमल्स में नहीं होते, और ये ज्यादातर उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिन्होंने मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना होता है, ये इक्वेटिक बॉडीज के अंदर रहना होता है, तो उनके लिए गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं. Gills are respiratory organs that have either a thin, moist, vascularized layer of epidermis to permit gas exchange across thin gill membranes, or a very thin layer of epidermis over highly vascularized dermis. Larval form of few fishes and amphibians have, यहाँ पे इन्होंने गिल्स बताए हुए. गिल्स जो होते हैं ना उनके उनकी उसकी तीन पोर्शन होते हैं. गिल रैकर्स होते हैं, गिल आर्च होती है, और गिल फिलामेंट्स होते हैं. इस तरह से होता है. यहाँ पे इन्होंने सारा प्रोसेस भी उसका बताया हुआ है कि किस तरह से वाटर अंदर जाता है, फिर किस तरह से गिल्स जो है उस वाटर में से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और फिर वो वाटर पास करा देते हैं आगे, और फिर वो पास करता करता आगे जाके
वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको भी आउट कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को फॉर देयर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। एक्सटर्नल गिल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर बॉडीज, एडल्ट हैव देयर इंटरनल गिल्स। अब गिल्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े बाहर भी होते हैं, जैसे फिशेस को कभी आप पकड़ के देखें तो कुछ फिशेस जो होती हैं उनकी साफ उसकी उनकी बॉडी पे समझ आ रही होती है कि ठीक है ये गिल्स हैं। लेकिन कुछ जो एडल्ट फिशेस होती हैं उनके इंटरनल गिल्स होते हैं, उनकी इनसाइड द स्किन होते हैं। गैस exchange across internal gill surface is extremely efficient. It occurs as blood and water moves in opposite directions on either side of the laminar epithelium. ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर शायद आप लोगों को समझ आए। ये देखें, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये गिल आर्चेस हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड और वाटर होता है ना, वाटर क्योंकि उसके माउथ से देखें, अब जब फिश मूव कर रही है ना तो उसके मुंह से अब वाटर अंदर जा रहा है। जब वाटर अंदर जाता है ना तो उसका और ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब वो जब वाटर अंदर जाता है ना तो ये जो गिल्स होते हैं ये उस वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है उसको पकड़ते जाते हैं और उसको अपने अंदर लेते जाते हैं। वाटर फिर बाकी पास करता जाता है आगे। अच्छा, for example, the water that passes over a gill first encounters vessels that are transporting blood with a low oxygen concentration into the body. Because the concentration of the oxygen is lower in the blood than the water, oxygen diffuses into the blood. जब हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एल्वियोलाइज के अंदर जब ब्लड जब ऑक्सीजन चली जाती है ना तो उसके बिल्कुल ऊपर अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और एल्वियोलाइज के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो हमने हमेशा पढ़ा कि जो चीजें होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल उसी तरह देखें, जब फिश के अंदर वाटर एंटर हुआ तो वाटर जब टकराया उन चीजों से कि गिल्स के अंदर एंटर हुआ, गिल्स के अंदर ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स जो थी गिल फिलामेंट्स के अंदर वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गिल फिलामेंट्स के अंदर जब वाटर एंटर हुआ तो इसका मतलब क्या था कि ब्लड ब्लड में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है ना, क्योंकि अभी तो उसने ऑक्सीजन को लेना है वहां से। तो वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब जो वाटर है उससे ऑक्सीजन निकलकर ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूजन एक वाहिद प्रोसेस होता है ना कि जिसके जो इजीली हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप लोग देखो, ये देखें गिल फिलामेंट्स हैं और उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। गिल फिलामेंट्स के अंदर जब ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से जब मूव करके वाटर आएगा तो वाटर क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है उसमें वाटर में वो क्या करेगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो खैर उसकी बात की बात है ना कि उसका क्या बनेगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूजेस इनटू द वाटर बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज हायर इन द ब्लड देन इन द वाटर। तो एक चीज अगर हम पैरेलल देखें कि एक साइड पे ब्लड है और एक साइड पे वाटर है, ठीक है, और साथ साथ बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं। अगर आप ये फर्ज करें कि दो पाइप हैं बिल्कुल साथ साथ और एक में ब्लड है एक में वाटर है। ठीक है, तो अगर वो ब्लड है जो ब्लड है उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम है ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो वो चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। ठीक है, वो दोनों पाइप जो है वो किस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो वाटर से ऑक्सीजन ले लेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और वाटर जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन दे देगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और फिर ऑब्वियसली जब वाटर ने वापस जाना है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो वो उसकी रेस्पिरेशन और उसके गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प आउट करेगी। ठीक है, इसको काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहते हैं। provides efficient gas exchange by maintaining a concentration gradient between the blood and water over the length of the capillary bed। यही वाला जो सेम प्रोसेस है ना, ये हम लोग जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें भी बिल्कुल यही सेम होता है कि ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, और जो एल्वियोलाइज होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। उल्टा बोल दिया मैंने शायद। अच्छा खैर,
तो एल्वोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वोलाई के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और एल्वोलाई जो है फिर वापस जो है एयर के थ्रू बाहर निकाल देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स क्योंकि मैमल्स में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, तो इसका आप लोगों को पता है कि लंग्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। उनके अंदर बहुत सारी और चीजें भी आएंगी कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकिया के साथ लंग्स जुड़े होते हैं। फिर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल पे फर्दर जाकर उनके उनके जो बिल्कुल लास्ट पे एंड्स पे जो सैक्स बने हुए होते हैं उनको हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, फिर एल्वुलाई जो होते हैं उसके ब्लड वेसल्स होती हैं उनके गिर्द, और इस तरह से उसका पूरा मैकेनिज्म होता है कि वो लंग्स जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसफर कराते हैं, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। और किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से वापस एल्वोलाई में आती है, एल्वोलाई से फिर उसी डायरेक्शन में वो वापस जाती है जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन आई थी, एयर। क्योंकि जब आप लोग सांस लेते हो तो आप लोग को पता चलता है ना कि जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हम लेते नहीं है, हम उसको छोड़ते भी हैं, हम निकालते भी हैं। ठीक है, तो जब हम ले रहे होते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर, वो एयर अंदर तो चली गई, और फिर वो ऑक्सीजन जब वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड वापस एल्वोलाई को जब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो जब हम एयर वापस निकालते हैं तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें एक्सहेल कर रहे होते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व क्या होती है, इनहेलिंग भी इन्वॉल्व होती है, एक्सहेलिंग भी इन्वॉल्व होती है। दोनों प्रोसेसेस मिलके ब्रीदिंग का प्रोसेस बनाते हैं पूरा। ठीक है, अच्छा, lung is an internal sac-shaped respiratory organ. The typical lung of a terrestrial vertebrate comprises one or more internal blind pouches into which air is either drawn or forced. The respiratory epithelium of lung is thin, well vascularized, and divided into a large number of small units, which greatly increases the surface area of the gaseous exchange between the lung air and the blood. क्योंकि हमारे पास जब वो सरफेस एरिया, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ और वो होते हैं हमारे पास, यूनिट्स होते हैं या फिर कोई फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमने विलाय और माइक्रोविलाय में पढ़ा था कि ये जो फोल्ड्स होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये जो हमारे पास लंग होता है ना, इसके अंदर जो एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाइज जो है वो लंग की सरफेस एरिया को कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं उसको। This blind pouch concentration, however, limits the efficiency with which oxygen and carbon dioxide are exchanged with the atmosphere, because only a portion of the lung air is ever replaced with any one breath. वही बात उन्होंने की कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से एक्सचेंज होती है। लंग के पास जो पोर्शन होते हैं, जैसे ब्रोंकियोल से एयर पास करके फिर एल्वोलाई में जाती है और फिर वहां से सारा एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और फिर वापस जाती है, तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं, इनहेलिंग भी हो रही होती है और एट अ टाइम एक्सहेलिंग भी हो रही होती है। Birds are an exception in that they have very efficient lungs with a one-way pass-through system. अब बर्ड्स होते हैं उनके पास एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि बर्ड्स जो है उन्होंने रहना ही एयर में है, उनके साथ एयर उस तरह से इतनी ज्यादा स्ट्राइक करती है जितनी आम ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं करती, क्योंकि हम लैंड एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी सोशल एनिमल्स है ना, तो हम जमीन पे रहते हैं। जमीन पे जो एयर की कंसंट्रेशन होती है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एयर के अंदर है, एटमोस्फेयर के अंदर है। ठीक है, तो बर्ड्स जो ऑब्वियसली हर चीज को उस तरह से डिजाइन किया गया ना जिस तरह से उनके हैबिटेट्स थे, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया उनकी डाइट के लिहाज से, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं हमारे हैबिटेट्स के लिहाज से, कि हम लोगों को एयर जो है उससे कितना पाला पड़ेगा, ठीक है, कितना वास्ता पड़ेगा। तो बर्ड्स जो है वो रहते ही एयर में है, तो उनका जो ऑब्वियसली हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, पहले भी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, ये थोड़ा सा एवोल्यूशन के से रिलेटेड होती है चीजें। ठीक है, एवोल्यूशन से जो भी चीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी सिस्टम की जो रिलेट करती है ना, उसको ये लोग इस तरह से बोल्ड में लिख देते हैं। मैंने आप लोगों को ऊपर भी शायद कुछ बोल्ड में पढ़ा है, ये वाला जो था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा उन्होंने एवोल्यूशन से, हिस्ट्री से उन्होंने थोड़ा सी इंफॉर्मेशन दी थी। Evolution of the vertebrate lung is related to the evolution of swim bladder.
The swim bladder is an air sac located dorsal to the digestive tract in the body of many modern fishes. Evidences indicate that both lungs and swim bladders evolved from the lung-like structure present in the primitive fishes that were ancestors of both present day fishes and tetrapods. अब स्विम ब्लैडर के बारे में क्या बता रहे हैं कि ऐसा सोचा गया है और कहा गया है कि जो लंग्स और स्विम ब्लैडर थे वो किस चीज से इवॉल्व हुए हैं, एक लंग लाइक स्ट्रक्चर था जो कि प्रिमिटिव फिशेस में था। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन जो है वो जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे हमारे स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम और उसके आगे अपेंडिक्स पढ़ी कि वो सीकम जो था वो कभी ह्यूमन हिस्ट्री में एक पूरा का पूरा ऑर्गन होता था जिसका कोई फंक्शन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि डाइट्स चेंज होती गई और उसके बाद हमारा जो वो सीकम है वो बिल्कुल स्मॉल हो गया और अपेंडिक्स तो खैर वो एक एक्सेप्शनल ऑर्गन बन गया कि उसको अगर हम लोग निकाल भी देते हैं तो उसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाती है ना वैसे वैसे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। These ancestral fishes probably had a ventral sac attached to their pharynx. This sac may have served as a supplementary gas exchange organ when the fishes could not obtain enough oxygen through their gills. By swimming to the surface and gulping air into the sac, ancestral fishes could exchange gas through its wall. तीन बातें उन्होंने बताई हैं कि एक तो ये जो फिशेस थे उनके साथ ये जो सैक था वेंट्रल सैक वो कहाँ पे था, फेरिंग्स के अंदर था। फेरिंग्स क्योंकि एक कॉमन पैसेज वे होता है हमारे ट्रैकिया और ऑसोफेगस दोनों के दरम्यान में एक कॉमन पैसेज वे होता है, तो ऑब्वियसली वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिशेस जो हैं अगर वो गिल्स से इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाती थी तो फिर क्या होता था, ये जो वेंट्रल सैक है वो उसको हेल्प करता था कि वो गैस एक्सचेंज इजीली कर सके। अब हम यहाँ पे लंग वेंटिलेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद कितना रह गया है ये, उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। वेंटिलेशन, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स। लंग वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का वैसे आप लोगों को मतलब पता है कि एयर जब आती है, जैसे हम लोग घरों में भी कहते हैं कि अगर हम दरवाजे और खिड़कियां खोल देंगे तो वेंटिलेशन हो जाएगी। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि एयर इनसाइड आउटसाइड मूव कर रही है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर अभी ऊपर तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि फिशेस के अंदर कैसे हो रही है और रेस्पिरेटरी सर्फेसिस कौन कौन से हैं, किस किस तरह से रेस्पिरेशन हो सकती है। हमारी बॉडी सर्फेस के थ्रू हो सकती है, गिल्स के थ्रू भी हो सकती है और लंग्स के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन लंग्स के अंदर वेंटिलेशन होती कैसे है उसके उन्होंने चार मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं कि लंग्स जो है वो किस तरह से उसके अंदर एयर आती है, फिर एयर जो है उसका उसके साथ क्या सलूक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से आती है और फिर ऑक्सीजन का क्या होता है आगे फर्दर वो ब्लड के अंदर किस तरह से डिफ्यूज होती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वापस आती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स में उन्होंने बताया। एयर मूव्स बाय बल्क फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन द प्रोसेस कॉल्ड वेंटिलेशन। हमारे माउथ से और हमारी नोज से एयर जो है वो अंदर जाएगी लंग से और उस उतनी ही एयर जो है वो बाहर भी आती है। ठीक है, और ये जो इनसाइड आउट होता है एयर एयर का और गैस एक्सचेंज का उसको हम क्या कह देते हैं, वेंटिलेशन कह देते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस ऑफ द लंग टिश्यूज फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरीज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। वही जो मैंने आप लोगों को बात बताई कि एल्वेओलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और फिर वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, वो एयर जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होके हमारी जो एयर बाकी बच जाती है जो लंग्स के अंदर फिर उससे डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जो आई होती है वो एक एयर हमारी वापस चली जाती है। At systematic capillaries, oxygen and carbon dioxide diffuse between the blood and interstitial fluid in response to concentration gradients. ब्लड के अंदर अगर जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो उसमें चली जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली जाती है, और उसके अंदर जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर वापस जा रही है।
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड बॉडी सेल्स। ये चार बातें उन्होंने यहाँ पे बताई। इसमें मैकेनिज्म उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ लंग वेंटिलेशन का बताया कि एनिमल्स के अंदर जो एयर ब्रीदिंग एनिमल्स हैं जिनको लंग्स की जरूरत पड़ती है, उस उनके अंदर चार बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है आपस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल, अच्छा मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से दे देती हूँ। जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था उसकी स्ट्रक्चर से, बिल्कुल उसी तरह ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नेजल कैविटी है, वहां पे हमारे पास ओरल कैविटी थी, ओरल कैविटी माउथ की थी, और यहाँ पे नेजल कैविटी है हमारे पास। नोज के थ्रू जो एयर जाती है, वैसे तो माउथ और नोज दोनों के थ्रू हमारी एयर जो है वो अंदर जा रही होती है। ठीक है, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो था वो कॉमन पैसेज वे था किस चीज के दरमियान, हमारा ऑसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान। अच्छा, वहां डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे हमने ऑसोफेगस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह ऑसोफेगस के पैरेलल हमारे पास ट्रैकिया होता है। ये देखेंगे, ये पीछे वाली साइड पे ऑसोफेगस है और ये वाला हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो होता है वो कार्टिलेजियस रिंग्स का बना हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया ना ऐसी चीज है जिसके अंदर लगे हुए हैं थोड़े थोड़े जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों के पास एयर अंदर जाती है तो इनका ये काम होता है कि ये म्यूकस को ब्रश करते हैं हमारे ट्रैकिया के अंदर, म्यूकस को, ताकि वो उस तरह से हो। और जो लोग ज्यादातर स्मोकिंग करते हैं ना, उनके वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। लंग्स तो उनके डैमेज होते ही हैं, तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उनकी वजह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उनको उनको म्यूकस का ज्यादा मसला हो जाता है। ठीक है, उनका जो होता है जिसको हम कहते हैं ना बलगमी खांसी हो जाती है, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा हमारा जो ट्रैकिया होता है उसका काम ही होता है कि उसने हमारा ट्रैकिया के अंदर जितना भी म्यूकस है उसको ब्रश करना है इक्वली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर वो ब्रश के लिए उसका उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब वो उसमें ज्यादा डेपोजिशन हो जाएगी उस चीज की। ठीक है, अच्छा उसके अंदर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर उसके बाद ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है यहाँ से ब्रोंकस, ये दो ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, ये वाले ब्रोंकियोल्स हैं, और ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड पे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है जहाँ पे इनका एंड होता है, वहां पे हमारे पास क्या चीज है, वहां पे हमारे पास आते हैं एल्वुलाई। ठीक है, इसको इसको इसके स्ट्रक्चर को उन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये एल्वुलाई है। ठीक है, एल्वुलाई ये ना सैक लाइक होते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं। तो ये देखें, ये जो एल्वुलाई है इनको यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा एज अ होल एल्वुलर सैक कहा है, और ये वाली जो चीज है इसको एल्वुलर डक्ट कहा है। ठीक हो गया, और ये जो एल्वुलाई हैं उनका भी फर्दर स्ट्रक्चर उन्होंने आगे ये वाला दिखाया जो फिगर सी है, उसके अंदर उन्होंने क्या दिखाया, ये पल्मोनरी वेन्यूल है और पल्मोनरी आर्ट्रियोल है। इसके अंदर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पे ये एल्वुलाई के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा ऑक्सीजन होती है या फिर कार्बन जो गैस है वो जाती है एक्सचेंज हो के, यहाँ से गैस आई ना, जो हमारी एयर है वो यहाँ से आई और लंग्स के अंदर एल्वुलाई के अंदर चलेगी। एल्वुलाई के अंदर अब यहाँ पे ये वाली जो एयर है जो हम लोगों ने इनहेल की है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है। तो ये एल्वुलाई यहाँ से डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरीज को दे देता है जो ऑक्सीजन होती है, और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेता है तो यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर आ गई ना, तो यहीं से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ये वापस यहाँ से इसी पैसेज से जहां से वो वापस आई थी एयर अंदर, वहीं से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो चली जाती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। The structure and function of external respiration in humans are typical of mammals. Thus, the human respiratory system is used here to describe those principles that apply to all breathing mammals. सबसे पहले हमारे पास है air conducting portion. Air normally enters and leaves this system through either nasal or oral cavities. दोनों चीजें यूज होती हैं, हमारी नोज भी और हमारा जो माउथ है वो भी। From these cavities, air moves into the pharynx. फेरिंक्स के अंदर जाती है, और इसी के दौरान हमारे जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एयर जब हमारे
फेरिंग्स के अंदर जो होते हैं वॉइस बॉक्स होता है उसके साथ जब टकराती है तो क्या होता है, हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फेरिंग्स के साथ टकराती है विच इज अ कॉमन एरिया फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। द फेरिंग्स कनेक्ट्स विद द लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एंड विद द ओसोफेगस दैट लीड्स टू द स्टमक। The epiglottis is the flat flap of cartilage that allows air to enter the trachea during breathing. अच्छा, वही वाली बात जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी कि जो ग्लॉटिस होती है वो, जैसे मैंने आप लोगों को ढक्कन की एग्जांपल दी थी कि वो एक ढक्कन की जैसी होती है, जब हम स्वेलिंग करते हैं तो वो ट्रैकिया के ऊपर आ जाती है ताकि फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैकिया के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। उसी तरह से जो ग्लॉटिस है वो ये काम भी करती है कि एयर को पास होने देती है उसमें से, ट्रैकिया में से, जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। इट कवर्स द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलविंग टू प्रिवेंट फूड और वाटर फ्रॉम एंटरिंग। अच्छा, हमारे पास टाइम अब कम रह गया, मैं आप लोगों को लिंक दोबारा सेंड करती हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।